कल हमने बात किया था कि हिंदी साहित्य की कितनी विधाएं हैं, हिंदी साहित्य में कितने भाग हैं। जैसे कल हमने बताया था गद्य, पद्य और एक चंपू अलग से बताया था। आज हम यहाँ विषय पहले अंतर करेंगे, गद्य और पद्य में अंतर क्या है। गद्य जिसे इंग्लिश में प्रोज कहते हैं, पद्य जिसे दूसरे रूप में काव्य कहते हैं, इंग्लिश में इसको पोइट्री कहते हैं। आप पहले शुरुआती दौर में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा कि अपने कि गद्य और पद्य में क्या मौलिक रूप से कौन अंतर है, कैसे आप पहचान पाएंगे या क्या व्यवस्थाएं हैं जो दोनों में अंतर पैदा करती हैं। तो पहला है, इसमें विचारों की प्रधानता होती है। जैसे हम निबंध, उपन्यास, कहानी, डायरी, जो कुछ रहते हैं वो हम विचारों से सोच करके लिखते हैं। जो हमारे दिमाग में, हमारे विचार में आते हैं उनको हम गद्य के रूप में अंकित करते हैं। लेकिन इसी के जगह पे पोइट्री में, पद्य में क्या होता है कि इसमें भावों की प्रधानता होती है, जिसमें हमारे अंदर जो भाव, हम दुखी हैं, जैसे दुखी, बहुत दुखी होते हैं तो हम सैड सॉन्ग गाते हैं। दुखी हमारे अंदर से जो भावनाएं निकलती हैं वह जब शब्दों में पिरोती हैं तो उसमें दुख भरा होता है। वो रस दुख के रस से, करुण रस से पूरित होती हैं। अगर हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं तो हम खुशी वाला गाना गाएंगे, खुशी वाला काव्य पढ़ेंगे, खुशी वाली कविताएं सुनेंगे। तो इस प्रकार यह पूरी तरह से भावनाओं पर डिपेंड करता है, भावों की प्रधानता होती है। और जबकि गद्य में क्या होता है, विचारों की प्रधानता होती है। अब दूसरा देखते हैं, इसमें राग लय की आवश्यकता नहीं होती है। गद्य कभी राग और लय में नहीं लिखा जाता है, लेकिन इसमें चाहे कितना भी, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। तो यह छंद मुक्त जो है कविता जो है, लेकिन कविता क्यों है, क्योंकि उसमें भी राग है। वह तोड़ती पत्थर स्टेप रुकता है, तो जिसमें राग और लय होता है वह क्या होता है, काव्य होता है। तो राग और लय काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। बिना राग और लय के काव्य नहीं बन सकता है। तो जबकि राग लय की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। जब तक राग लय रहेगा तो ठीक है, काव्य होगा, नहीं रहेगा तो गद्य होगा। इसी प्रकार इसमें व्याकरण के नियम, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कर्ता और कर्म क्रमशः आने चाहिए। तो जो व्याकरण का नियम है वो इसमें चलता है। इसमें क्या है, कोई व्याकरण, मैया मोरी मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, जैसे इसमें कोई व्याकरण आप लगा पाएंगे तो अपनी भावनाओं को, तो भावनाएं वहीं रुक जाएंगी, भावनाओं का आप प्रवाह नहीं कर पाएंगे, भावनाओं को शुद्ध रूप से संचालित नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें कोई व्याकरण काम नहीं आता है। इसी प्रकार गद्य में कोई रस, छंद, अलंकार, रस तो यद्यप होता भी है। भाई कहानी पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते, कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं तो थोड़ा सा रस तो मिलता है, क्योंकि वो उसका उद्देश्य ही यही होता है। ऑब्जेक्ट साहित्य का तो उद्देश्य ही रस है। लेकिन जैसे कि उसको तुरंत आनंद फलीभूत हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और ना तो इसमें गद्य में छंद होता है, भाई कोई छंद का नियम लागू नहीं होता है, कोई अलंकार का नियम लागू नहीं होता है। आप गद्य में रस, छंद, अलंकार को नहीं खोज सकते हैं, उसको नहीं लिख सकते हैं कि इसमें ये रस है, इसमें ये छंद है, क्योंकि वो कला का ऐसा रूप है जो बौद्धिक रूप है। जबकि यह जो है, यह भावनात्मक रूप है। इसमें रस भी होना चाहिए, बिना रस के कोई काव्य हो ही नहीं सकता है। रस काव्य की आत्मा है। छंद भी होना चाहिए, छंद मुक्त, यद्यपि छंद मुक्त कविताएं लिखी जाती हैं उसमें छंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राग को पैदा करने के लिए, छंदमुक्त कविताओं में भी राग को पैदा करने के लिए वो स्टेप बनाते हैं, वो चरण बनाते हैं। अलंकार, इसी प्रकार काव्य को और सुंदर ढंग से सजोने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है कि काव्य और सुंदर हो, और व्यवस्थित हो, जिसे सुनने में और आनंद आ जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि गद्य और, अब मैं समझता हूँ कि आप भली भांति समझ गए होंगे कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है। काव्य और गद्य को आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं।